शुभम, वो कौन सा एआई प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ करते हो किसी भी कंपनी को जल्दी एनालाइज करने के लिए? देखो, प्रॉम्प्ट तो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 7 स्टेप जर्नी समझता हूँ। 7 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले आपको चाहिए, एक करेक्शन आया था अच्छा खासा कि 2000 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 पे हो गया था, यानी 50% करेक्शन आया। मतलब एक्चुअली मैं इसे बेचने ही जा रहा था, बट मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो कह रहा है भाई अभी मत बेचना बिल्कुल भी, यहाँ पे ना कुछ बड़ा हो रहा है। तो फिर मैंने इसका डिटेल्ड रिपोर्ट इसकी बनवाई। ये है उसकी रिपोर्ट। जिस दिन ये स्टॉक अच्छा किया उस दिन उसका मैसेज आया, भाई बेचा तो नहीं था ना? मैंने कहा बेचा तो नहीं था, मैंने तो और खरीदा था। आपको मैं रियल स्टोरी बताता हूँ। एक तब एआई उतना ज़्यादा नहीं था, ये मैं थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ तो गाइडेंस दे दी थी अनाप शनाप की, भाई 25-30% की ग्रोथ आएगी, एंड कंपनी 20-25% की डी ग्रोथ आई थी। मतलब कि तो यू ऑलरेडी नो कि आप झूठ बोल रहे हो, राइट? हाँ। और आपने आकर के बोल दिया। 550 के भाव पे खरीदा था और वो स्टॉक तो ऐसा गिरा 10-15% एक ही दिन में। मैं तो भाई लॉस देकर मार्केट से ऐसा भागा, उसके बाद मैं नहीं लौटा उस स्टॉक के पास। वो तब से, मतलब उस दिन के बाद से जैसे यहाँ पे अभी मैंने जस्ट चलाया इसका वैल्यूएशन प्रॉम्प्ट, तो बेस्ड ऑन दैट ये जस्ट मैंने लाइव बनाया है। अब आप देखो इसमें इसने क्या किया, बहुत ही प्यारी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सेम रिपोर्ट अगर मुझे करनी है, मुझे पहले एटलीस्ट 2 to 3 डेज का टास्क है। फिर उसके बाद अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो वहां तो आप पहुंच भी नहीं पाओगे। This video is for educational purposes only. We are not SEBI registered advisors, so always do your own research before investing. शुभम, वो कौन सा एआई प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ करते हो किसी भी कंपनी को जल्दी एनालाइज करने के लिए? सो बिफोर आई टॉक अबाउट कि मैं कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ, पहले प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। राइट। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि पहले मैं क्या करता था और अभी मैं क्या करता हूँ। ठीक है, प्राइमरली क्लॉड ही यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादा, और चैट जीपीटी, ये दो ही यूज़ करता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लॉड जो है वो एक तरीके से वर्क हॉर्स है, तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना है, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, काम कराना है, तो क्लॉड यूज़ करो। जी। लेकिन अगर आपको उसका ओपिनियन चाहिए है, उससे बातें करनी हैं, तो वैसे जो इंग्लिश की जो चीज़ें हैं उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा है चैट जीपीटी। तो काइंड ऑफ आप बोलो कि राय लेने के लिए चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन काम कराने के लिए क्लॉड अच्छा है। तो मैं 90%, 90 क्या मतलब ऑलमोस्ट 95% क्लॉड ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ना आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी है बीटा ड्रग्स बोल के, जी। ये है उसकी रिपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसने प्रॉपर अलग अलग सेक्शन बनाए हैं, पीयर कंपैरिजन भी डाला है, पाइपलाइन ग्रोथ विजिबिलिटी कैसी है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, गाइडेंस, रिस्क क्या है, एंड सो ऑन। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये आपको अभी शायद लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनी है, एकदम प्रोफेशनल रिपोर्ट बनी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। क्योंकि पहले जो मैं रिपोर्ट्स बनाता था ना, एआई का ही यूज़ करके, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आज से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, एआई का यूज़ करके मैं रिपोर्ट्स बनाता था, वो ऐसी दिखती थी। एक एक जगह उनके एनुअल रिपोर्ट्स में जाओ, स्क्रीनशॉट लो, पूछो। एंड ये जो बाय द वे जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सब मैंने मैनुअली डाले हैं। तो इट वाज काइंड ऑफ हाफ हेल्पर, एआई, हाँ, हेल्प। हेल्पर कि भाई वो हेल्पर है। अच्छा ये बता दे, अच्छा ये है, चलो कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट में डाल, अच्छा ये बता दे करके रिपोर्ट में डाल दिया। तो देखो, प्रॉम्प्ट तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आई थिंक मेनली इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट तो एक्चुअली मैं अभी सबके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉम्प्ट यूज़ कैसे करना है। राइट। तो जब भी हम किसी कंपनी को डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, मोटा मोटा मैं उसे 7 स्टेप जर्नी समझता हूँ। जी। 7 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले आपको चाहिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री भी हो गया, और ये भी हो गया कि जो कंपनी आप पढ़ रहे हो वो भी इंडस्ट्री स्लैश बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बात करूंगा इस कंपनी की, बीटा ड्रग्स लिमिटेड। ठीक है, बीटा ड्रग्स एक फार्मा कंपनी है। मुझे थोड़ा सा इसका ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट पता था जब मैंने इसे पढ़ना शुरू करा, लेकिन अभी क्या चल रहा है उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, मैं 2021-22 से इसे को लेके बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली ना एक करेक्शन आया था अच्छा खासा। ये 2000 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 पे हो गया था, यानी 50% करेक्शन आया। तो यहाँ पे प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे 200 डीएमए टूट गया था, एंड जनरली मैं 200 डीएमए के नीचे स्टॉक को बेच देता हूँ। लेकिन क्योंकि इसमें मैंने बाइंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो थी, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपने रूल को तोड़ दिया। लेकिन आई थिंक वो इसलिए तोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे एक जो इशू चल रहा था वो शायद टेम्परेरी था,
तो आई वॉज ओके कि यार 6 महीने नहीं बनेगा पैसा तो भी मैं बैठा रहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी से बेचूंगा दुनिया भर का कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, दुनिया भर की ट्रांजैक्शन भी होएगी, क्योंकि प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि यार इसमें, क्योंकि एज अ कंपनी मुझे कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी एंड आई वांटेड टू सिट ऑन दिस कंपनी फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये कंपनी 1300 के आसपास आई यहाँ पर, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी के नंबर्स वगैरह भी अच्छे नहीं आ रहे थे। यहाँ पे जो पीछे ग्रोथ आती थी 30% की आती थी, एंड यहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होके आई थिंक इस साल FY26 में द ग्रोथ वाज हार्डली सिंगल डिजिट, 6% की ग्रोथ आई। एंड तो टेक्निकली भी वीक हो गया, फंडामेंटली तो रिजल्ट खराब ही हो गया। प्रॉफिट में कोई ग्रोथ ही नहीं आई, 42 से 41, मतलब मोर और लेस वही फ्लैटिश। मतलब एक्चुअली मैं इसे बेचने ही जा रहा था, बट मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो उसने उसने बोला कि भाई मैं तो खरीद रहा हूँ, तू बेच रहा है। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो नंबर अच्छे नहीं लग रहे, मैं तो बेच रहा हूँ। तो कह रहा है भाई अभी मत बेचना बिल्कुल भी, यहाँ पे ना कुछ बड़ा हो रहा है। तो उसने थोड़ा थोड़ा मुझे समरी दे दी कि भाई यहाँ पे इसने ये एक्विजिशन करा है फलाना डिमा का, 2-3 बातें बता दी कि भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसको मत बेचना। तो फिर मैंने इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि पीछे पड़ी हुई थी, बीच बीच में मैं देख रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उतनी क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा था। क्योंकि जब होता क्या है, जब दुनिया अच्छी चल रही होती है तो प्रॉब्लम्स पे कोई फोकस नहीं करता। तो जब तक कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती कि हाँ ठीक है, मतलब कंपनी अच्छा ही कर रही होगी। लेकिन जब कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है तो हर जगह कमियां दिखने लगती। तो एनीवेज, तो फिर मैंने इसका डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाया, एंड मतलब प्रॉम्प्ट जो था ही उससे मैंने डिटेल्ड रिपोर्ट इसकी बनवाई। जैसे ये एक फार्मा कंपनी है, इसमें इनका CDMO, एक्सपोर्ट, API, ये सब बिजनेस है। मोटा मोटा मैं आपको रिपोर्ट समझाने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता भी देता हूँ। जैसे ये कंपनी कैंसर के ड्रग्स बनाती है। कैंसर के ड्रग्स में प्राइमरली इंडिया की कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट भी करती है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इसमें मोटा मोटा जो ट्रिगर आ रहा था वो ये था कि भाई ये ना डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी, यानी कि इसका यूरोप का इसका अप्रूवल आने वाला था, जो अभी नहीं है, अभी है 1-2 साल। बट बीच में इन्होंने एक कंपनी और स्टार्ट करी, जो कि कंपनी नहीं, मतलब एक नई ब्रांच स्टार्ट करी जो कि डर्मेटोलॉजी की थी, तो कैंसर की थी, और देन स्किन की जो मेडिसिन होती है, स्किन केयर की, वो। दोनों में खास बात क्या है, दोनों की दवाइयाँ नॉर्मल केमिस्ट कभी नहीं बेचता। ये दवाइयाँ हमेशा हॉस्पिटल के अंदर मिलती हैं। तो यही इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। तो जैसा मैं बता रहा था, सबसे पहला स्टेप है बिजनेस की डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेना। मैं तो ब्रीफली बता रहा हूँ। और जो डिटेल में समझना है वो यही है कि बेसिकली पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इनकम सोर्सेज को समझना। हाँ, इनकम सोर्सेज को समझना, एंड ऑल्सो प्लांट कहाँ पर हैं, क्या करते हैं। थोड़ा सा ये क्वालिटी को भी समझना कि कई बार क्या होता है कि द क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, पैसा फंस जाता है। जनरली फार्मा कंपनीज थोड़ी बेटर क्वालिटी बिजनेस रहती हैं, पैसा मिलता है टाइम पे। वहीं कुछ EPC वाले बिजनेस होते हैं, EPC मतलब ठेकेदार वाले। और जब आप ठेकेदार होता है तो उसका आखिरी का जो लास्ट पेमेंट होती है वो हमेशा फंसती है, राइट। क्योंकि कस्टमर बोलता है ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, लास्ट का 10% काट लेता है। तो या फिर बोलता है हाँ कल आना कल आना, वो लास्ट की 10% पेमेंट लेने के लिए सालों लग जाता है। मतलब मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, सरकारी हो तो और भी ज़्यादा। सो यहाँ से एक बार हमको बिजनेस समझ में आ गया, फिर उसके बाद मैं जनरली जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है कंपनी की मैनेजमेंट को समझना। क्योंकि अगर मैनेजमेंट चोर है, मैनेजमेंट ने पास में स्कैम किए हुए हैं, मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या पास में जो गाइडेंस दिए वो एक्चुअली इम्प्रूव हुई, वो एक्चुअली कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, कॉन कॉल की स्टोरी कैसे चेंज हो रही है उसमें समझने की कोशिश करता हूँ कि पीछे पीछे क्या क्या गाइडेंस दी थी वर्सेस डिलीवरी। तो ये एक डिटेल्ड सेक्शन रहता है गाइडेंस वर्सेस डिलीवरी का। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, बीटा ड्रग्स ने किस साल में क्या प्रॉमिस किया था, क्या आउटकम आया, एक एक करके जनरली मोर। और यहाँ पे ना एकदम ऐसा पिन पॉइंट होने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई जिसने तो 20% ग्रोथ बोली थी, आई तो 18% है, ठीक है, इट इज़ ओके, मतलब उतना ज़्यादा। लेकिन अगर ये है कि भाई मैनेजमेंट आपको चीट कर रही है, आपको मैं रियल स्टोरी बताता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। कंपनी की कॉन कॉल हुई, कंपनी की कॉन कॉल बीच में ही हुई थी या कहीं पे मतलब रिजल्ट से पहले ही थी। जनरली रिजल्ट के बाद होती हैं, इनकी कॉन कॉल रिजल्ट से थोड़े ही दिन, हार्डली 10 दिन थे रिजल्ट आने में। कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ तो गाइडेंस दे दी थी अनाप शनाप कि भाई 25-30% की ग्रोथ आएगी, एंड कंपनी 20-25% की डी ग्रोथ आई थी। मतलब कि
और ऐसा भी नहीं है कि पूरा क्वार्टर बचा है तो कई बार आप बोलते हो यार विजिबिलिटी नहीं थी मैनेजमेंट को। आप भाई 90 दिन का क्वार्टर है, आप उसमें ऑलरेडी 60-70 दिन हो चुके हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि आप झूठ बोल रहे हो राइट, हाँ। और आपने आकर के बोल दिया। और मैंने रियलिटी में उसमें कुछ 550 का भाव हुआ करता था उस टाइम पे, 550 के भाव पे खरीदा था वो स्टॉक, एंड 15-20 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था और वो स्टॉक तो ऐसा गिरा 10-15% एक ही दिन में। मैं तो भाई 10% लेकर लॉस देकर मार्केट से ऐसा भागा, उसके बाद मैं नहीं लौटा उस स्टॉक के पास। वो तब से मतलब अब हुआ क्या, तब से ये सेक्शन ऐड हो गया। सेक्शन तो खैर हमेशा ही था, लेकिन तब एआई उतना ज़्यादा नहीं था, ये मैं थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। उस दिन के बाद से वो कंपनी का बिजनेस रिजल्ट कैसा भी आए, वो कंपनी मेरी ब्लैकलिस्ट में आ गई। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैनेजमेंट झूठा है तो वो आपको हमेशा ही, जो आप क्या रिपोर्ट बना रहे हो कुछ भी कर लो, मतलब वो नंबर्स जो वो बोल रहे हैं वो करना ही नहीं है, उन्हें कुछ और ही करना है। राइट। तो ऐसा हुआ था, बट एनीवेज। आप में से जो लोग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और जो डेटा वाले लोग हैं, यानी जो लोग इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में नंबर क्या है, और आप कोई टिप या क्विक रिच स्कीम में बिलीव नहीं करते, तो उनके लिए हमारी टीम ने पिछले 1 साल में बहुत से टूल्स क्रिएट किए हैं जो इन्वेस्टर को बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये टूल्स नॉर्मल स्क्रीनर से ज़्यादा हमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमारी फुल टाइम टीम इसमें काम करती है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा एग्जैक्टली इन्वेस्टिंग मेथड क्या है और ये टूल्स कौन कौन से हैं, तो आप हमारा संडे का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेबिनार शुभम प्रेजेंट करते हैं, जो बरेली यूपी से हैं और 29 की एज में अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के फाइनेंशियली फ्री हो गए थे और फिर ये बैंगलोर शिफ्ट हो गए और फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। इस वेबिनार में आप 4 मेथड सीखोगे इंटरेस्टिंग कंपनीज ढूंढने के लिए, और इसमें एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। ये वेबिनार हम जनरली रिकॉर्डेड प्ले करते हैं, लेकिन हमारी टीम वहां पर लाइव प्रेजेंट होती है आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। वेबिनार रिकॉर्डेड होने का रीजन ये है कि जब तक हम वेबिनार में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं कर देते, उन्हीं मेथड्स को हर संडे आके बार बार रिपीट करना एक इनएफिशिएंट वे है टाइम को यूज करने का, क्योंकि इस टाइम को हमारी टीम किसी और टूल को बनाने में इन्वेस्ट कर सकती है। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं, तो एक बर्गर से भी कम प्राइस में आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आई नो यू विल लव आवर वर्क। देन तीसरा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ट्रिगर्स कैसे हैं। इसमें मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक बार एक प्रॉब्लम भी आती है। अगर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट चला दो क्लाउड पे जा करके, आप बोलो भाई ये है, मुझे ग्रोथ ट्रिगर्स दे दे, वो दे तो देगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं देगा। जनरली इसके लिए सही तरीके से जज करने के लिए मैं जो लेटेस्ट 4-5 कॉन कॉल्स होती हैं, जो लेटेस्ट 4-5 प्रेजेंटेशन होती हैं, वो अपलोड जरूर करता हूँ। एंड मतलब पीछे का भी तू जा, इंटरनेट से भी निकाल, लेकिन इनसे ज़रूर निकालना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, क्लाउड जिस डेटा पे काम कर रहा है वो मतलब है तो एजेंटिक, वैसे वो इंटरनेट पे जाके भी सब कुछ निकाल सकता है, लेकिन कई बार जब काम लंबा होता है तो टोकन बचाने के चक्कर में वो ऐसे ही इंटरनेट पे जो आर्टिकल मिले ना, वहीं से निकाल के ले आता है और कुछ तो बना देता है। अब उसमें वो आर्टिकल होते हैं पुराने, तो उनमें लास्ट 1-2 क्वार्टर में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो नहीं होती हैं, मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो रिपोर्ट बहुत अच्छी लगेगी, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन है। और 6 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन मतलब एक तरीके से आप तो गए काम से मार्केट में। तो मार्केट में तो एक दिन की इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो एनीवेज, जैसे इस पर्टिकुलर कंपनी में जब ये ट्रिगर मैंने डाला तो मुझे समझ में आया कि वो मुझे क्यों कह रहा था कि भाई इसको मत बेचो। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये स्टॉक अच्छा किया उस दिन उसका मैसेज आया, भाई बेचा तो नहीं था ना। मैंने कहा बेचा तो नहीं था, मैंने तो और खरीदा था। तो एनीवेज, तो यहाँ पे ट्रिगर्स में जैसे इसमें मेन ट्रिगर ना ये वाला था, निवियन आईवीएफ का। एक इन्होंने पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि था डर्मेटोलॉजी का। वो बिजनेस लॉस मेकिंग था क्योंकि छोटा बिजनेस था। ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही थी, 50-60% की ग्रोथ आ रही थी, लेकिन लॉस मेकिंग था बिकॉज नया बिजनेस था, छोटा बिजनेस था। तो वो बिजनेस एक तो ब्रेक इवन हो गया था, तो वो एक स्टोरी बन रही थी। दूसरी स्टोरी ये थी कि आज की डेट में आप देखो ज़्यादातर लोग या कपल्स जो होंगे शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, उन मतलब बहुत आप देखोगे आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग बोलते हैं यार बच्चे नहीं हो रहे। हाँ, आईवीएफ करवा रहे हैं, बहुत लोग आईवीएफ करवा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो भी और आईवीएफ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्विन्स हो रहे हैं। ट्विन्स हो रहे हैं, हाँ। एक्चुअली वो ट्विन्स हो नहीं रहे, वो जानबूझ के वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, मतलब जो भी है प्रोसेस तो मुझे नहीं पता, ताकि एटलीस्ट एक तो सर्वाइव कर जाए।
क्योंकि कॉस्टली भी है, पेनफुल भी कॉस्टली है। है, तो कई बार वैसा करते हैं एंड उस वजह से ट्विंस बहुत होते हैं। ये बात आपकी सही है, मेरे भी एक जानने वाले हैं, ये उनके भी ट्विंस ही हुए थे। मेरे तो 2 हैं, दोनों के ट्विंस हुए हैं। अच्छा, तो एनीवेज यहाँ पे हो क्या रहा है इंडिया में, आईवीएफ इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। 100%। पूरी की पूरी इंडस्ट्री 15-20% से हर साल ग्रो कर रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डू इवन वेल। ज़्यादातर लोग, एक अभी आईपीओ भी आया था गॉडियम आईवीएफ करके, वो आईवीएफ क्लिनिक खोल रखे हैं, लेकिन ये जितनी भी आईवीएफ की क्लिनिक है उन सबको दवाइयाँ देनी है। और वो दवाइयाँ इन हाउस है, तो वो अपनी दवाइयाँ देते हैं, मतलब होंगी तो ब्रांडेड ही, बट काइंड ऑफ वो सांठगांठ तो इनकी रहती है ना, केमिस्ट के पास जो दवाई मिल रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मेडिसिन फॉर आईवीएफ। और ये ऑलरेडी एक कंपनी है निवियन करके, उसको इन्होंने अक्वायर कर लिया 100 करोड़ में। एंड वो बिजनेस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है इनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो इनकी जो ग्रोथ, एंड इसमें एक ट्रिगर और था इनके पीछे, कैंसर ड्रग्स में कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आके रेगुलेट कर देती है कि भाई महंगे होते हैं, तो बोलती है आप इस प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो एक प्लैटिनम करके रहता है जो मेटल है, प्लैटिनम यूज़ होता है, प्लैटिनम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो कैंसर ड्रग्स में वो यूज़ होता है। तो प्लैटिनम वाले जो ड्रग्स हैं वो इन्होंने बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया, आप इस भाव से ज़्यादा बेच नहीं सकते, इनके मार्जिन गिर गए। और इन्होंने नहीं, बहुत सारी कंपनियों ने, भाई जो भी माल है वो बेचो और फिर बंद करो। उस वजह से हुआ क्या कि जब जब तक माल बेचा तो उसमें मार्जिन गिर गए क्योंकि प्राइस कैप लग गई, एंड फिर रेवेन्यू गिर गया अगले साल, क्योंकि एक सेगमेंट चला गया जो जो वो पर्टिकुलर ड्रग का सेगमेंट था। तो क्योंकि इतने सारे लोगों ने कर दिया, गवर्नमेंट ने वो बैन हटा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नहीं, आप प्राइस बढ़ा लो, 50% का प्राइस हाइक दे दिया, क्योंकि शॉर्टेज हो गई उस प्रोडक्ट की। तो वो इनके बिजनेस को, जो ग्रोथ खत्म हो गई थी 5-6% की आ गई थी, वो इन सब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आई। तो नॉर्मल बिजनेस में भी ग्रोथ आ गई और एक्विजिशन भी कर लिया, तो 6% की ग्रोथ वापस 25% की ग्रोथ बन गई। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी अचानक से स्टार्टेड डूइंग वेल। तो एनीवेज, मोटा मोटा कंपनी की ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं, वो है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे काफ़ी बार हमको उनको क्वांटिफाई के लिए बार बार बोलना पड़ता है कि भाई नहीं नहीं, थोड़ा नंबर्स में बता, थोड़ा नंबर्स में ऐसे। ये वरना क्या है, ये क्लाउड बाबा अपनी स्टोरी तो, कहानी तो बहुत बढ़िया बता देते हैं, ऐसा है वैसा है, उसको बोलो नहीं नहीं कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, वो कंपटीशन कैसा है। तो यानी कि कंपनी मार्जिन इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। तो जनरली जैसे बीटा ड्रग्स के केस में इसने बोला नाटको, शिल्पा, आरपीजी, ये सब हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब इसको मैंने डिटेल में पढ़ा तो मुझे समझा कि एक्चुअली डायरेक्ट कंपटीशन लिस्टेड स्पेस में कम है, अनलिस्टेड स्पेस में ज़्यादा है। ये सब हैं, लेकिन इनका, इन सब कंपनी का छोटा मोटा सेगमेंट है। जैसे नाटको, आपको याद होगा हमने करा था रेवलिमिट, तो बनाने को तो ये भी कैंसर ड्रग बनाते हैं, लेकिन ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल है या फिर जस्ट आउट ऑफ पेटेंट जा रहा है, तो और सिंगल ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो बनाते हैं और इनका कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। तो कहने को मतलब बोल सकते हो, तो वो इसको थोड़ा डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ये बोलता है कंपटीशन है, वो एक्चुअली में कंपटीशन है भी कि नहीं है। तो नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो नेक्स्ट सेक्शन इज ये पता लगाना कि भाई जो भी हमारी बिजनेस थीसिस है उसमें क्या क्या रिस्क है। जैसे फार्मा कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क है अप्रूवल का रिस्क। यानी कि क्या मेरा यूएस एफडीए का अप्रूवल या ईयू जीएमपी का अप्रूवल वो सब आएगा या नहीं, यानी कि रेगुलेटरी रिस्क भी इसे बोला जाता है। ये हाँ, हर फार्मा कंपनी में टॉप पर ही आता है, टॉप 3 में। बाकी इनके लिए पर्टिकुलरली क्या रिस्क है, मेनली एक्सपोर्ट लंपी रहते हैं, तो सीडीएमओ का रिस्क है कि भाई सीडीएमओ मतलब किसी और कस्टमर के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो अगर वो कस्टमर अच्छा नहीं करा तो वो रिस्क है। डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, देन और भी ये सब मेन। इसमें अगर आप सबसे बड़े रिस्क की बात करो तो इसमें ये 2 रिस्क मेरे हिसाब से सबसे बड़े हैं। वन इज़ कीमैन रिस्क, क्योंकि फैमिली ड्रिवन बिजनेस है, फैमिली में कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, 2 भाई हैं जो चलाते हैं, तो वो सब चीज़ें देखनी रहती हैं। एंड देन अप्रूवल, रेगुलेटरी अप्रूवल, वो सब रिस्क सबसे ज़्यादा बड़े रिस्क रहते हैं। अगले सेक्शन पर आते हैं जो कि है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का प्रॉम्प्ट मैं जनरली सेपरेट रखता हूँ, पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट एज एन इनपुट देता हूँ और फिर वैल्यूएशन प्रॉम्प्ट को बोलता हूँ कि भाई अब तुझे ट्रिगर भी समझ में आ गए, सब समझ में आ गया, अब एक एक चीज़ को क्वांटिफाई कर नंबर्स में एंड मेरे को वैल्यूएशन बना के दे। सो जैसे यहाँ पे अभी मैंने जस्ट चलाया इसका वैल्यूएशन प्रॉम्प्ट, तो ये क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यूएशन में मैं करता क्या हूँ। मैं मोटा मोटा हमारी जो वैल्यूएशन शीट है, मैंने इसको
एक तरीके से पूरा का पूरा इनपुट में दे दिया है कि भाई जैसे मैं बनाता हूँ, मैं कैसे बनाता हूँ कि मैं उसके नंबर्स को एस्टिमेट, ये एक सैम्पल है जो मैं फ्यूचर के नंबर्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, एंड उसमें हम 3 सिनेरियो बनाते हैं, बेस केस, बेयर केस एंड बुल केस। एंड देन उसके अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अजम्पशंस डालते हैं कि भाई जो भी हमने नंबर्स बोले हैं वो किस बेसिस के ऊपर हैं, क्या अजम्पशंस हैं, वो रिपोर्ट में से ही कि भाई ये ग्रोथ आ रही है, क्यों आ रही है, इस सेगमेंट में ऐसा हो रहा है, इस सेगमेंट में ऐसा हो रहा है। तो ये हमने मैनुअल बनाई है, लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यूएशन प्रॉम्प्ट में इसको भी ये सब कुछ समझा दिया है। तो बेस्ड ऑन दैट, जैसे अभी जस्ट मैंने इसमें चलाया, तो ये जस्ट मैंने लाइव बनाया है। अब आप देखो इसमें इसने क्या किया, बहुत ही प्यारी ग्रोथ एस्टिमेट्स यहाँ पे बताए, प्रॉफिट। इसमें मैंने इसको ये बोला है, जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो भी ग्रोथ आ रही है ना, तो मुझे बता हर सेगमेंट में कितनी कितनी ग्रोथ आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे ऊपर ऊपर से बोलना हाई कंपनी में 20% की ग्रोथ आ रही है, वो बोलना आसान होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को खोलते हो कि भाई क्यों आ रही है, 5 सेगमेंट है, मुझे हर सेगमेंट का बताओ, कंपनी क्या बोल रही है, किस सेगमेंट में कैसी ग्रोथ आ रही है, हर चीज़ को क्वांटिफाई करते हो तो रिपोर्ट बहुत ही प्यारी बनती है। तो एसेंशियली इसने देखो हर सेगमेंट में ग्रोथ अलग अलग मानी है, अजम्पशंस भी प्रॉपरली लिखे हैं, एंड देन कितना केगर एक्सपेक्टेड है, बेस केस, बुल केस, बेयर केस, सब कुछ बनाया है। तो जस्ट टू टेल, जिनको नहीं पता, बेयर केस बुल केस मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ स्पेक्ट्रम कि वर्स्ट केस में यहाँ पर हो और बेस्ट केस में आप यहाँ पर हो, तो रिस्क और रिवॉर्ड मतलब पता है कि मैक्सिमम रिस्क हम कितना ले रहे हैं। एग्जैक्टली कि भाई अगर सब कुछ खराब भी हुआ तो बेयर केस में एटलीस्ट आप एटलीस्ट जैसे इस केस में -4% आ रहा है, यानी कि 2 साल में 4% लॉस पे निकल जाओगे। आपको 2 साल में बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स होते हैं, ये थोड़े से अग्रेसिव एस्टिमेट बुल केस में, एंड बेस केस में नॉर्मल जो आपको लगता है कि मोस्ट लाइकली होंगे, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है शुभम, अब 6 स्टेप्स हो गए, 7th क्या है? 7th स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है ब्लाइंडली प्रॉम्प्ट को ना फॉलो करना। क्योंकि प्रॉम्प्ट का काम है आंसर देना, कई बार आंसर नहीं भी दे पा रहे हैं तो आंसर देगा, कई बार वो आप बोलो कि कॉर्नर्स कट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एआई है, उसको अपने टोकन भी बचाने हैं, वो अपने टोकन के हिसाब से काम करेगा। तो मेरा प्रोसेस क्या रहता है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट मैं शेयर करूँगा वो तो रहेगा ही। अब मेरे को प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे स्किल बनाया हुआ है वही प्रॉम्प्ट डाल के। तो मैं बस खाली कंपनी का नाम बताता हूँ तो भी वो उसकी रिपोर्ट बना देता है, डिटेल्ड रिपोर्ट यूजिंग द सेम स्किल जो या सेम प्रॉम्प्ट जो अभी हमने बात करी, FF रिसर्च करके है। तो रिपोर्ट बन गई, तो मेरा प्रोसेस रहता है कि भाई सबसे पहले उस रिपोर्ट को पढ़ो। उस रिपोर्ट को पढ़ते ही मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या अच्छा लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे आपको, अगर आप सिर्फ रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, या सिर्फ ऊपर ऊपर, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अच्छा ये बोल रहा है कि इसका एक्विजिशन करा निवियन का, तो जरा जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस IVF कंपनी, अच्छा IVF कंपनी कब बनी थी, ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री निकाल के दे मुझे, थोड़ा इसका, उसने कुछ तो बोला 100 करोड़ में खरीदी, लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं बताया। अच्छा मुझे ये बता, इस पर्टिकुलर स्टार्टअप की है जो भी निवियन इसने अक्वायर करा है, ये पिछले 5 साल में कैसी, अब ये ना किसी कॉन कॉल में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ये आपको शायद किसी और सोर्स से मिलेगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, जितना भी डेटा होगा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ये लेकर आ, अच्छा वो बोलेगा अच्छा ट्रिगर है ना, ये यूरोप में जा रहा है, अच्छा यूरोप में जा रहा है, ये तो इसने बता दिया, अच्छा कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स जा रहा है, हायर मार्जिन प्रोडक्ट है कि लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है। अब ये अल्टीमेटली वो जो चीज़ है वो प्रॉम्प्ट में आ ही नहीं सकती। वो आपकी क्यूरियोसिटी बोल दो, या आपका एक्सपीरियंस बोल दो, या आप एक्चुअली में ढंग से आप एक अच्छे टीचर बोल दो कि भाई उसको ढंग एनालिस्ट से, बोल लो या जैसे भी। एनालिस्ट बोल लो, हाँ वो हो या नहीं उस पर ही डिपेंड करेगा। तो जैसे पर्टिकुलरली फॉर मी, जैसे मैं क्या होता है मेरा जो, इवन आफ्टर द फर्स्ट रिपोर्ट जो शायद 1 घंटे में बनती है, कम से कम मुझे 1-2 घंटे और लगते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में। एंड 1-2 घंटे क्या मतलब, वो एक्चुअली शायद सब टाइम मिला दो तो 5-6 घंटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू हैव टू कीप रीडिंग, इसने क्या किया, क्या बोल रहा है, फिर आप समझोगे, फिर इसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे। तो कई बार ऐसा होता है इसने बिजनेस एनालिसिस करा, लेकिन वो क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के नहीं हो, आपको नहीं समझेगा फार्मा में, आप बोले भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं न्यू भी हूँ, मुझे ऐसे बता जैसे किसी बच्चे को बता रहा है। तो वो करने में इट टेक्स डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, करते 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 वो चैट लंबी होती जाएगी। फाइनली जो आपको फाइनल रिपोर्ट मिलेगी, दैट इज समथिंग जो आप एक्चुअली करना चाहते थे। गॉट इट।
मतलब बट इट इज स्टिल फास्टर एज कम्पेयर टू जो मैनुअली करते थे, मतलब उनसे तो मतलब इट इज लाइक 10 टाइम्स फास्टर। नहीं नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सेम रिपोर्ट अगर मुझे करनी है, मुझे पहले एटलीस्ट 4 से 5 कॉन कॉल सुननी पड़ेंगी। एक कॉन कॉल 1 घंटे की है, उसको समझने में 2 घंटा लगता है। तो 4 से 5 कॉन कॉल सुनने में 8 से 10 घंटे का काम हो गया। फिर एनुअल रिपोर्ट देखोगे, थोड़ा सा क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट देखोगे, फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाओगे, मैनेजमेंट के पिछले 5-6 साल के सारे इंटरव्यू सुनोगे एक एक करके। एटलीस्ट 2 to 3 डेज का टास्क है। फिर उसके बाद अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हो तो वहाँ तो आप पहुँच भी नहीं पाओगे। तो इसमें हमने जैसे क्या है कि अगर इसको बोलें कि भाई मुझे फॉरेंसिक्स भी करके दे, तो वो फॉरेंसिक्स में आपको कुछ रेड फ्लैग्स तो नहीं दिख रहे, वो सब वो भी करके देगा। एंड वैल्यूएशन ढंग से बनाने में एक एक चीज़ जब तक क्लियर ना हो वो बन नहीं सकती। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। गॉट लेकिन इट। फाइनली मतलब मैं यही बोलूंगा कि अल्टीमेटली इट्स स्टिल एन असिस्टेंट। इसके बाद भी डिसीजन इस पे नहीं लेना है। उसके राइट, बाद वो 90% काम कर दिया, फिर अपना 10% मेहनत लगाओ एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। गॉट इट। तो लेट मी समराइज द स्टेप्स दैट वी हैव डन। तो हमने सबसे पहले बिजनेस के बारे में देखा, उनके रेवेन्यू सोर्सेज करता क्या एंड सो ऑन। फिर हमने ग्रोथ देखा, कॉम्पिटिटर्स देखे, वैल्यूएशन देखी, रिस्क देखे, मैनेजमेंट देखा, और फाइनली इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो भी देखा कि इवेंचुअली इट इज़ योर क्यूरियोसिटी विच विल गिव यू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। यस, तो सारे प्रॉम्प्ट जो हैं हम एक डॉक में डाल के इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दे देंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम। थैंक यू।